यानी कि किसी भी बात को कहने की डिजिटल वे में हो और किसी दूसरे तरीके से हो, ये आपका बुनियादी हक है। कि तो इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर। कि मैं रो रो रहा हूँ तुम हंस रहे हो, मैं रो रहा हूँ तुम हंस रहे हो, मैं मुस्कुराया तो तुम क्या करोगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। बने रहें मेरे साथ आखिर तक। अनुच्छेद 341 एक ऐसा मुद्दा है मुस्लिम पासमानदा के लिए जो चाहते हैं कि किसी तरीके से भी ये हल हो जाए और हमारा हकूक़ सरकार से मिल जाए। मैं इसी मुद्दे पर आज हाफिज़ गुलाम सबर, गुलाम खैरुल बशर सलमानी और जनाब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट मेरे साथ में मौजूद हैं। इस पूरी चर्चा के अंदर आज समाज को, खास करके दलित मुस्लिमों को ये मालूम हो जाएगा कि उनका हक मारा किसने और मिलेगा कैसे। ये दोनों बातें जरूरी हैं समझनी कि मारा किसने था और मिलेगा कैसे। बने रहें मेरे साथ। सर, सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा गुलाम सबर साहब आपका कि आप इस छोटी सी एक बैठक में शामिल हुए हैं और आप लोग कोई मशवरा कर रहे थे। 24 तारीख को, जैसा हमने सुना है, 24 सितंबर को एक फ़ैसला आने वाला है। वो फ़ैसला क्या है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आने वाला है? देखिए, बहुत दिनों से सड़क पर ये लड़ाई चल रही थी। 2004 में एक PIL डाला गया, PIL नंबर 180/2004 जो कहा जाता है। तो वो बिल्कुल रेंगता जो है 2011 में इशू फ्रेमिंग हुआ था और नोटिस भी सरकार को किया गया था, उसका जवाब मिल नहीं रहा था। 2019 में सरकार ने जवाब दिया, फिर कोविड वगैरह का मामला रहा तो वो आया नहीं। अब उस पर जो है 24 तारीख को फाइनल डिसीज़न नहीं है, फास्ट हियरिंग 24 तारीख से शुरू होगा इसका, और विद इन 1 मंथ जो है उम्मीद है कि इस पर कोई फाइनल डिसीज़न आ जाएगा। आपने शुरुआत में बात कही है दर्शकों को कि पाबंदी जो लगी वो कैसे लगी, कैसे क्या हुआ और कैसे ख़त्म होगा। और फिर आपने ये बात कह दी कि आप छोटी सी मीटिंग में आए। छोटी सी मीटिंग में आए हैं। खैरुल बशर सलमानी साहब तारुफ़ के तो मोहताज हैं नहीं और अक्सर सफ़र में रहते हैं। इन दिनों दिल्ली में है, ख़बर मिली कि दिल्ली में है, तो मैंने कहा मुलाकात होनी चाहिए, चूँकि जो लड़ाई है असल पसमानदा की और लड़ाई को जिस पैटर्न पर हम लोग लेकर जाना चाह रहे थे उसमें मिजाज इनका और हमारा बिल्कुल मिलता जुलता है। और जो अब तक बयानात आए हम लोगों के, तकरीबन उसी तरह के बयानात खैरुल बशर साहब के भी आए। और आप IAS तैयार करते हैं और हम लोग यही लड़ाई लड़ रहे हैं कि एक बार पाबंदी हटे, तो ये जो तैयार किया हुआ IAS है ये सही जगह जो है पोस्टेड हो और हमारे वो पसमानदा समाज के बच्चे कम मतलब नंबरात पर भी जो फैसिलिटीज़ आर्टिकल 341 में है उसमें ये भी सुविधा है कि हाँ, कि अगर आप माने नंबर में कहीं पीछे हैं तो अगर आप SC कोटे से हैं तो आपको ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो वो जो फैसिलिटीज़ है हम उससे वंचित हैं। हमको बिल्कुल जनरल कोटे की तरह मेहनत करना पड़ता है। हमारे बच्चों के पास वो सारी सहूलतें वैसी होती नहीं। पसमानदा ये कोई कलमा उलमा नहीं है, एक तबका है, एक गिरोह है जो वाकई पसकर्दा है, वो पीछे कर दिया गया शुरू से ही। उसका जो सोशल स्टेटस है वो है ही यही, पेशेवर ये बिरादरी है, पेशे में लगी रही सब दिन, ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं गया। कोई बाल काट रहा तो बाल काटे चला जा रहा, ख़ानदानी कपड़ा धो रहा तो कपड़ा ही धो रहा, कपड़ा बुन रहा कपड़ा ही बुन रहा, धुन रहा तो धुन ही रहा। इस तरह के तमाम पेशे से जुड़े जो लोग हैं, पेशेवर बिरादरियाँ हैं जो पसमानदा हैं। तो अब पढ़ाई लिखाई की तरफ अगर लोग बढ़े भी तो इनको डबल ताकत लगाना पड़ रहा। ये पाबंदी हट जाएगी तो ताकत कम लगाना पड़ेगा, इतना एक ये सहूलत है। कुछ सियासी सुविधाएं हैं, कुछ माशी भी, इकोनॉमिकल भी इसमें है। जो SC कोटे के छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति, उसके अलावा SC कोटे के अगर आप हैं और आप लोन लेते हैं तो फ्री, इंटरेस्ट फ्री आपको लोन मिलता, हमको नहीं मिलता। इस तरह की कई चीज़ें हैं, कई सुविधाएँ हैं। ये 10 अगस्त 1950 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कृपा से ये मामला हुआ था। 10 अगस्त 1950 को उन्होंने इस पर मजहबी पाबंदी लगा दी थी। लंबी दास्तान हमेशा हम लोग कहते रहते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। अब जब मोदी जी की सरकार आई तो इन्होंने जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारा जब आया तो मामला लगा कि कुछ बनने वाला है।
बात का दौर भी चला और आपने कवर किया। हम लोगों ने जब 370 में अमेंडमेंट हुआ था तो हमने कहा कि सर मोदी जी ने कहा था 370 नेहरू जी की बड़ी गलती है और हमने इसमें सुधार कर दिया। हमने कहा मोदी जी 341 में भी पाबंदी बड़ी गलती है नेहरू जी की, एक और गलती है, इसको भी सुधार कीजिए। और बहुत बेहतरीन ढंग से उसको हम लोगों ने रिटेन में भी मोदी जी को दिया था और फिर देते चले जा रहे हैं लगातार। जस्टिस गगोई जी को दिया, उसके बाद अभी जो पहले रिटायर हुए हैं इनके सामने भी हम लोगों ने गुहार लगाया। रमन्ना, आपको पता है हमारी रैली में एक बच्चा आया था जिसने कहा था हम लोगों की एक ही तमन्ना है कि जस्टिस रमन्ना जो हैं वो पाबंदी हटा दें। तो इस तरह से कई हम लोगों ने इस पर कविता शेर सब बनाया था, गगोई जी पर भी बनाया था। कुल मिलाकर ये मसला फाइनल स्टेज में है। जो लड़ाई की शुरुआत करने वाले थे डॉक्टर एजाज अली वाली, दूसरे तमाम अली अनवर साहब, ये सब जो लीडर थे जो पहले दौर के थे, तकरीबन इनकी उम्र अब ऐसी हो गई कि ये उस तरह की लड़ाई अब लड़ नहीं सकते हैं। ये जो आप चेहरे देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सेहत भी है, माशाअल्लाह इल्म भी है और अल्लाह के फजलो करम से वो सारी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत इस लड़ाई में पड़ती है। संसाधन संपन्न भी हैं, तो क्यों नहीं सब मिलकर अब, चूँकि एक बात सामईन के लिए, व्यूवर्स के लिए, बाबरी मस्जिद का जब फैसला आ रहा था ना तो आपको याद होगा पूरे देश में हवन कीर्तन, ये क्या था, क्यों हवन कर रहे हैं, फैसला तो कोर्ट को देना है, आपके हवन से उस कोर्ट का क्या ताल्लुक़ है? ताल्लुक़ है, एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है आउट ऑफ कोर्ट। तो अब ज़रूरत है आउट ऑफ कोर्ट एक प्रेशर ग्रुप बने और वो कुछ ना कुछ ऐसा करे कि प्रेशर हो अखबार में, टीवी में। उसी के लिए मैं खैरुल बशर सलमानी साहब से और इनकी तरह के जो भी लोग हैं उनसे मशवरा कर रहा हूँ। और इन्होंने बात जब हुई फ़ोन पर तो खैरुल बशर सलमानी साहब ने कहा बिल्कुल इस पर जितनी ताकत लगनी है वो ताकत लगाई जानी चाहिए और तमाम पसमानदा के उन तमाम बिरादरियों को मैंने बगैर किसी तफरीक के इस इशूज़ पर, चूँकि सबका फ़ायदा इसमें है ना, इस इशूज़ पर गोलबंद होना चाहिए। बातें हुई हम लोगों की, आप इनसे बात करेंगे, सारी बात बताएंगे। बहुत कामयाब गुफ्तगू हुई है इंशाल्लाह। आगे तो जैसे सरवर साहब बता चुके हैं भाई, गुफ्तगू खैरुल बशर साहब से और एडवोकेट सरवर आलम साहब से हो चुकी है, तो थोड़ी सी और भी बात करते हैं। सरवर साहब, थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि एक तो मैंने मैसेज देखा आपका कि भाई आपने रात एक मैसेज वायरल किया है मुस्लिम पसमानदा सम्मेलन, जो कि बदायूं के नाम से आपने किया है, थोड़ा सा उस पर भी चर्चा चाहूँगा मैं। और आपकी जो तैयारी रही है, आपकी जो जमात की तैयारी रही है शुरू से ही इस मूवमेंट यानी कि अनुच्छेद 341 पर, वो क्या रही है और आप समाज के बीच में आप कैसे जाएंगे इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि 24 तारीख बहुत नज़दीक आ चुकी है। सबसे पहले मैं भारत न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, कितने अहम मुद्दे पे जो हमारी तारीख़ को एक अलग अंदाज से पेश कर सकती है। जो 70 ईयर्स में हमने जो खोया है उसको हासिल करने का एक मौका आया है। तो मैं इस शेर के मानिंद और इस शेर के थ्रू हम अपने लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि तो इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर। हमारे भाई गुलाम सरवर साहब ने और पूरी यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने जिस तरह से क़यादत की है इस हिंदुस्तान की पसमानदा मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, इन लोगों की मेहनत से अब वो वक्त आ गया है कि इनकी मेहनत को अब जो है कामयाबी के उस आखिरी छोर तक पहुंचाया जा सके। प्रधानमंत्री जी हमारे पसमानदा मुसलमानों के लिए एक अलग सोच, एक अलग फ़िलॉसफ़ी, एक अलग थॉट डेवलप कर रहे हैं। अगर उन्होंने 10-20 पॉइंट्स बनाए होंगे पसमानदा मुसलमानों के फलाह के लिए, तो उसमें आर्टिकल 341 एक बहुत बड़ा पॉइंट बनाया होगा उन्होंने। अगर वो पसमानदा मुसलमानों को पॉलिटिकली भागीदारी के लिए तैयार करना चाहते हैं, पसमानदा मुसलमानों को इकोनॉमिकली पार्टिसिपेशन के लिए आगे लेके आना चाहते हैं, पसमानदा मुसलमानों को एजुकेशनली पार्टिसिपेशन के थ्रू हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम से जोड़ने की ख्वाहिश अगर उनके अंदर है, तो मैं उनके एडवाइजरी टीम से, पीएमओ से ये अपील करता हूँ कि ये जो थीम है, सोच है, जो पसमानदा मुसलमानों को भारत की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उसका एक ही की है, कुंजी है, वो है 341। अगर उसको रोक हटा दिया जाए
तो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है पसमानदा मुसलमानों को लेकर के, उनकी आर्थिक, सामाजिक और एजुकेशनली पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, वो आसानी के साथ पूरा किया जा सकता है। अभी हमारे भाई जम्मू कश्मीर के गुलाम अली साहब को उन्होंने राज्यसभा में लाया। हमारे पसमानदा भाई हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अगर पसमानदा मुसलमानों को कहीं भी पार्टिसिपेशन मिलती है तो हम प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपके माध्यम से। और मैं सभी हिंदुस्तान के जितने भी पसमानदा संगठनें हैं, सबसे अपील करना चाहता हूं कि ये अपनी बिरादरी को आप लोगों ने एजुकेशनली या जो भी आप जिस लिए आपने गठन किया है, आप गठन किया उसके लिए काम करते रहिए, लेकिन बिरादरीवाद में फंसने के बजाय आप सबको मुत्तहिद करिए, इकट्ठा करिए, अपने कबीले को स्ट्रॉन्ग करिए। आप कबीले को स्ट्रॉन्ग करके पसमानदा के प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दीजिए, ताकि ये वक्त अच्छा आया है पसमानदे के हक़ और हुकूक़ के लिए, ताकि हम उसको हासिल कर सकें। जिन लोगों ने मेहनत की है लगातार पसमानदा मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, उनके शाने बशाने खड़े होइए। और अगर आज खड़े नहीं होंगे तो ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा जो आपकी भागीदारी को लेकर के कामयाबी के उस मंजिल पर पहुँचे। आपके कुछ कामों से या आपके नियत से या आपके विचार से बहुत सारे लोग हंसते हैं, तो उस पर मत जाइए। मेरा एक शेर है कि मैं रो रहा हूँ तुम हंस रहे हो, मैं रो रहा हूँ तुम हंस रहे हो, मैं मुस्कुराया तो तुम क्या करोगे। और ये मुस्कुराने का वक्त आ रहा है। ऐसे तबके के लोग जो हमारी पसमानदगी पे मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, ये वक्त आ रहा है कि हमारे आंसू अब मुस्कुराहट में बदलेंगे, तो पता नहीं उनका अंजाम क्या होगा। आपने वक्त दिया, आज हम लोगों की बड़ी अच्छी गुफ्तगू ही हमारे भाई और हमारे मुहिम को बहुत ही इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदाज से उस प्लेटफॉर्म पे हमारी प्रेजेंटेशन करने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सारवर साहब हैं, आलम साहब, हाँ, वो आपकी बातें कानूनी बहुत सारे दावों पे जिन लोगों को पता है। बस अभी 4 अक्टूबर को बदायूं में हमारी जो है ये एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसका नाम हमने पसमानदा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रखा है। वहाँ से आगाज़ होगा और उसके बाद हम सभी लोग शाने बसाना मिल करके इस पसमानदा मुहिम की धार को तेज़ करेंगे और कामयाबी के उस मंजिल पे अल्लाह तबारक व तआला हमें पहुँचाएगा, क्योंकि हमारी नीयत साफ़ है अपने लोगों की पसमानदी को दूर करने की। यानी कि जैसे कि मान लो सुप्रीम कोर्ट के से जो निर्णय आएगा, जैसे भी जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो 24 सितंबर को आएगा और आपका जो प्रोग्राम है वो है 4 अक्टूबर का। तो क्या मतलब वहाँ से कोई निर्णय लिया जाएगा या कुछ और बड़ा बदलाव किया जाएगा, क्या सोच सकते हैं आप? वैसे मैं थोड़ा जान लेता। नहीं, 24 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट की बातें आएंगी, फैसला आएगा, वो क्या होता है इस पे हमारी एक विचार होगी। उसके पहले 4 अक्टूबर के पहले हमारी टीम के साथ एक विचार होगी कि कैसे मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। हमें पूरा भरोसा है भारत के न्यायालय पे, वो हमारे साथ न्याय करेंगे, क्योंकि भारत का संविधान हम ही लोगों के लिए है। हम भारत के लोग हैं और हम भारत के लोगों में जो सबसे पिछड़े लोग हैं, जो अंतिम पायदान पे खड़े लोग हैं, उस अंतिम पायदान की माशरी हालात को ठीक करने के लिए, सियासी हालात को ठीक करने के लिए, तालीमी हालात को ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़े ब्रिज का काम करता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक़ में फ़ैसला करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट न्याय के लिए बना ही है। वो अंतिम पायदान है, वो अलग कुछ बात ही नहीं कर सकते। पूरी तरह से यकीन है, भरोसा है कि जो वो करेगा हमारे हक़ में होगा, हमारे हक़ में फ़ैसला होगा। चलिए बसर साहब, फिर भी आपको पसमानदा समाज सुनता है, जानता है, जैसे गुलाम सरवर को जानते हैं और अपील करते हो आप लोग, तो असर होता है, आपकी बात लोग मानते हैं। अगर ऐसे मौके पर अपने पसमानदा तक कोई संदेश भारत न्यूज़ 247 के माध्यम से पहुँचाना है, कुछ कहना चाहते हैं, तो क्या संदेश आपके? दुआ करिए, दुआ में ताकत होती है, और जहाँ तक हो सके भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक अपनी आवाज़ को पहुँचाइए। जो भी माध्यम आपके पास है, व्हाट्सएप माध्यम है, सोशल मीडिया, जहाँ जहाँ आपको लगता है तो आपको पहुँचाए। इसमें ताकत बहुत है, आपके मीडिया में बड़ी ताकत है, आप लोग पहुँचाइए। और जो जहाँ पे है वो वहीं से अपना काम करे, ये नहीं कि कोई बड़ा अलग से काम करना, जो जहाँ पे वही अपना काम करे। और
आवाज़ सुनी जाती है, आवाज़ सुनी जाती है, बस आवाज़ में दम होनी चाहिए। उस दम के साथ आवाज़ लगाइए, सुप्रीम कोर्ट के जजेज आपकी आवाज़ को सुनेंगे, इसी उम्मीद के साथ। देखिए जी, वसर साहब ने भी कहा है कि भाई आवाज़ लगाइए। मैं थोड़ी सी बातचीत करूँगा सरवर आलम साहब से, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडवोकेट हैं, वकील हैं वही, और बड़ी नज़र बना के रखते हैं। मैं थोड़ी सी उन मुद्दों पर बात करना चाहूँगा जो सोशल मीडिया का जिक्र अभी गुलाम खैरुल वसर साहब ने किया है कि आवाज़ लगानी है। अगर कोई आवाज़ लगाता है तो आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए, ये मालूम हो जाएगा एडवोकेट साहब के द्वारा। और साथ ही साथ अगर कोई ये डरता है आवाज़ लगाने में कि मौलिक अधिकारों की आवाज़ लगाना या मांगना कितना बड़ा गुनाह है, तो वो भी वकील साहब बता देंगे। सर, स्वागत है भारत न्यूज़ 247 में आपका। कि भारत न्यूज़ को लेकर के मैं शुक्रगुजार हूँ कि नहीं कि आपने इतने बड़े मुहिम पे या इतने बड़े मसले पे मुझे कहा कि नहीं कि मैं अपनी राय रखूँ। है ना, इस मुहिम के अगराज़ व मकासद को लेकर के बहुत सारी बातें हो चुकी हमारे खैरुल बशर सर के ज़रिए से और गुलाम सरवर साहब के ज़रिए से, और चीज़ों का एक अंदाज़ा उन्होंने पेश कर दिया। अब सवाल ये होता है कि 341, जैसा कि जिक्र किया इन्होंने कि 341 क्यों ज़रूरी है। तो हमारा संविधान जो है वो संविधान, जैसा सर ने कहा कि नहीं कि भारतीय लोगों के लिए है और आपके जस्टिस के लिए, कि कहीं ना कहीं से किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, वह हिस्टोरिकल हो, सोशल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, डोमेस्टिक वाइज में हो या जनरेशन वाइज में हो, तो कहीं ना कहीं से एक अपने आप में हिस्टोरिकल ब्लंडर था और स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर था कि जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने सब लोगों को इक्वल राइट दिया। उस इक्वल राइट के देने के बाद आपने कुछ पॉलिटिकल कंसिडरेशन का इस्तेमाल करते हुए जो भी आपके मकसद रहे होंगे, इस एक बड़े तबके को आपने डिटैच कर दिया उससे जी। तो अब एक सही वक्त आ गया है कि नहीं कि इस बात को, जबकि ये मामला 2004 से चल रहा है लगातार, ये नहीं और इंस्ट्रूमेंटल लोग रहे हैं, बड़ा अहम रोल प्ले किया इन लोगों ने। अब वक्त ऐसा आ गया है कि नहीं कि सही बात सही फोरम तक पहुँचे और सही फोरम तक बात पहुँच रही है, एहतजाज के ज़रिए से हो या जो दूसरे तरीके से हो, जो तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। और उम्मीद है कि नहीं कि जो एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर हुआ है उस कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर को ठीक किया जाएगा। और इस ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर हुआ है और कहीं ना कहीं से हम उम्मीद करते हैं सरकार से भी और जुडिशरी से भी कि नहीं कि चूँकि इंसान है तो इंसान से इंसानी गलतियाँ होती हैं, और कोर्ट को बड़ा इनफ पावर, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 137 में, कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं कि कोई फैसला ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए तो जजमेंट के रिव्यू का ऑर्डर है उनके पास में। हाँ, रिव्यू का स्पेशल राइट है सुप्रीम कोर्ट को, जो कि हिंदुस्तान में किसी और कोर्ट को नहीं है। और जैसा कि खैरुल बशर साहब ने कहा कि अल्टीमेट जो है वो न्याय की कड़ी है वो, या अल्टीमेट पायदान है वो, तो वहाँ से हम जस्टिस की पूरी उम्मीद कर सकते हैं नहीं। और हमारी ख्वाहिश भी यही है और कोशिश भी यही है, और मैं सैल्यूट करता हूं कि नहीं कि इस तरह के लोगों को जो इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, कि इनकी लगातार कोशिश और इनकी सोच को, और हम उम्मीद करते हैं कि नहीं कि जल्दी ही वो दिन आएगा, शायद हो सकता है कि और हम लकी रहे तो इसी साल वो दिन आएगा कि नहीं कि जब हम इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन से हम दूर होकर के एक साथ मुत्तहिद होकर के एक नए इंडिया की बुनियाद की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक सर, जैसे कि आप भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडवोकेट हैं और कोई बात बोल रहे हैं तो उसका असर ऐसा समझो जैसे कि भाई एक कानून बोल रहा है, लोगों को राय मिलेगी, हौसला मिलेगा। मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि अगर मान लो कोई सोशल मीडिया पे मुहिम चलती है या इसी वीडियो को कोई लोग शेयर करके अपनी वीडियो बना लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट पर कितना असर पड़ेगा, साथ ही साथ किसी पर कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं होगी? मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ, जिससे कि मेरे दर्शक भी जान लें, वो लोग भी जान लें जो शेयर करेंगे इस वीडियो को या वो ट्रेड चलाएँ तो। देखिए, प्रियम्बल के अलावा हमारे संविधान में बहुत सारे मौलिक अधिकार जिसको फंडामेंटल राइट कहते हैं, और इसको स्पेशली जोड़ा गया था। अब चूंकि वक्त कम है तो इसलिए मैं उसकी हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, लेकिन ब्रीफ में बता दें आपको कि इंसान अगर है तो उसके लिए कुछ बुनियादी हुकूक हैं, और ये माना जाता है कि नहीं कि एक सभ्य समाज के लिए कि अगर बुनियादी हुकूक नहीं है तो उसके गायबाना में या उसके एब्सेंस में आप इंसान नहीं हैं। तो गोया कि जितना ज़रूरी आपका एग्जिस्टेंस है उतना ही ज़रूरी आपके बुनियादी हुकूक हैं, और उनमें से एक है आर्टिकल 19(1)(a) जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच देता है आपको, और उसी को लेके गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ़ लॉज बनाए हैं, जिसमें से RTI एक्ट है। तो एक अलग मसला हो गया, यानी कि किसी भी बात को कहने की डिजिटल वे में हो और किसी दूसरे तरीके से हो, ये आपका बुनियादी हक है, और इसके ऊपर ना कोई सरकार पाबंदी लगा सकती है, बशर्त कि वो चीज़ सरकार के ख़िलाफ़ नहीं। जब तक वो चीज़ अगर आपके अपने हुकूक से जुड़ी हुई है,
और आप लेजिटिमेट वे में, रिजनेबल वे में अगर अपनी बातों को उठा रहे हैं तो ये आपका कानूनी हक है, इसकी इजाज़त कोर्ट भी देता है और आपका संविधान भी देता है। फिर भी वैसे अपील अगर करने को कहें तो मैं थोड़ा सा एक बार तीनों से ही बात करना चाहूँगा कि अपील कैसे की जाए, कि भाई किस तरह से आप लोग सोशल मीडिया पर या मीटिंगों के माध्यम से कैसे प्रचार करेंगे, कैसे लोगों को बताएं? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप मुत्तहिद हों और जिस कॉज को लेकर के शुरुआत की गई है इस कॉज को आप समझें, इसके अगराज़ व मकासद को समझें और इसमें जिस तरीके से भी हो अपना कंट्रीब्यूशन दिखाएं, आप नहीं अपनी भागीदारी साबित करें आप इसमें। शुक्रिया बसर साहब। आवाज़ उठाने से ही किसी के हुकूक मिलते हैं, इसलिए से मैं अपने लोगों से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि अपने हुकूक की आवाज़ उठाइए, अपनी हुकूक की मांग करिए और लगातार मांग करते रहिए, इंशाअल्लाह मांग को माना जाएगा। जी सरवर साहब। आपके व्यूवर्स की जानकारी के लिए बता दूं, अभी रोड मैप हम लोग तैयार करेंगे कुछ देर में। 22 तारीख को ट्विटर पर ट्रेंड कराना है डिलीट करेबल सेक्शन, ये जो आर्टिकल 341 पारा 3 उसका हम लोग एक डिज़ाइन करेंगे कि कितनी बात लिखी जाए उसमें, उसको ट्विटर पर ट्रेंड कराना है। इसकी कोशिश, इसकी मुहिम चलाएंगे कि भाई फ़लाँ टाइम फ़लाँ वक्त 22 तारीख को, और 23 को अभी प्लान बना रहे हैं। कई साथियों से मशवरा हुआ, अभी बशर साहब से भी राय पूरी ली जाएगी। कई अभी बात हो ही रही थी कि दरमियान में आपने शुरू किया है, तो 23 तारीख को जंतर मंतर पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहना है, बैठेंगे जंतर मंतर पर, लेकिन वो रहेगा गुहार धरना। उस सुप्रीम कोर्ट से हम लोग गुहार करेंगे, मैंने विनती करेंगे कि हमारी भी सुनिए और हमारे हक में, मतलब इतनी बड़ी आबादी जो मुख्यधारा से कटी है भाई, तो ऐसा नहीं कि जुडिशरी की नज़र नहीं है। अखबार के ज़रिए, टीवी के ज़रिए तमाम जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं मुल्क में, तो जजेस जो हमारे हैं वो भी तो हमारे समाज के ही तो हैं, वो देख रहे हैं। तो ये जो भेदभाव है, संवैधानिक भेदभाव है कि भाई एक को दे रहे, एक को नहीं दे रहे, एक को दे रहे मज़हब की बुनियाद पर। हमारा संविधान तो मज़हब की बुनियाद पर किसी को देने और किसी से छीनने की इजाज़त ही नहीं देता, हमसे छीन लिया गया। तो हम लोग गुहार करेंगे कि आप इस भेदभाव को, संविधान पर एक बदनुमा दाग है, ये भारत का संविधान जो पवित्र संविधान है उसमें ये जो पाबंदी है, ये एक बदनुमा दाग है, इसको मिटाने की ज़रूरत है। ये हम लोग गुहार धरना 23 को करेंगे, 22 को हम लोग ट्विटर पर ट्रेंड कराएंगे, इसका खाका अभी तैयार करेंगे। तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हाफिज़ गुलाम सरवर साहब और गुलाम खैरुल बसर साहब और सरवर आलम साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। अब मैं थोड़ा सा जैसे जान पाया हूँ कि भाई जिस तरीके से इन लोगों ने 23 तारीख बताई और 22 तारीख बताई मुझे, 22 तारीख से सोशल मीडिया पर यानी कि ये लोग ट्रेड कराएंगे, उसी के साथ 23 तारीख को धरना, और साथ ही साथ जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, चाहे यानी कि 1-1 क्लास, यानी कि जैसे कहा जाता है कि भाई डेली हेयरिंग होगी, यानी कि तारीख पड़ेगी, जल्दी जल्दी फैसले की बात होगी, या कोई फैसला सुना दिया जाता है तो उसको लेकर तुरंत यानी कि ये प्रोग्राम करने शुरू कर देंगे। किसी तरीके से भी समाज के बीच में उस संदेश को पहुंचाने की ये लोग कोशिश करेंगे जिसका हक समाज का है, कि वह जान ले समाज कि उसका हक मारा किसने। और एक सवाल आखिर में मैंने जो किया था एडवोकेट सरवर आलम साहब से, वो इसलिए कहा था कि पब्लिक डर जाती है। तो मौलिक अधिकार जिसको कहा जाता है आर्टिकल 19A, उसके मुताबिक तो आप सरकार का विरोध ना करते हुए अपना हक मांगते रहें, कोई कानूनी कार्रवाई आप पर नहीं होगी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।